वेरी गुड मॉर्निंग माय सुपरस्टार्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं, तो जो ये टाइम है हमारा वो किसका है? रिवीजन का टाइम है। तो अब हम जो हमारा मिड टर्म का सिलेबस है उसका रिवीजन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने विषय की, जो कि आज का हमारा विषय है। आज का हमारा विषय है उपसर्ग। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होते हैं। और वर्णों का समूह, वर्णों का सार्थक समूह जब उसको मिलाते हैं तो क्या बनता है? उससे शब्द बनता है। और व्याकरण की भाषा में ये जो पूरी प्रक्रिया है शब्द की, इसको बोलते हैं शब्द रचना। शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं शब्द रचना। अब शब्द रचना किस किस प्रकार से हो सकती है? 3 प्रकार से होती है। एक तो होती है किसी भी शब्द के आगे, मतलब उसके आगे कोई भी शब्द जोड़कर, शब्दांश जोड़कर बनाया जाता है, वो होता है उपसर्ग। मतलब किसी भी शब्द के आगे शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है, उसे कहते हैं उपसर्ग। और फिर किसी भी शब्द के पीछे या अंत में कोई भी शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाया जाए, वो होता है प्रत्यय। और एक होता है कि 2 शब्दों के मेल से, जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी पहले वाले लेक्चर में अपने, कि 2 शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है, वो होता है समास। इस प्रकार जो शब्द की रचना होती है वो 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है उपसर्ग। हम देखें, आज का हमारा विषय है उपसर्ग, ठीक है। तो आज अब जो उपसर्ग शब्द है ये बना है 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग, ठीक है। अब ये जो सर्ग है इसका अर्थ क्या होता है? निर्माण या फिर रचना। और उप का अर्थ क्या होता है? कि पहले जुड़ना, पहले जुड़ना। इस प्रकार ये होता है कि पहले जड़, मतलब इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या बनी उपसर्ग की, कि कोई भी शब्दांश, ये उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द नहीं होते, क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। मतलब शब्द का एक हिस्सा होते हैं, जो कि शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार इस आधार पर इसकी परिभाषा क्या बनी, कि परिभाषा देखें उपसर्ग की। परिभाषा हो गई इसकी, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे होते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। शब्द नहीं होते, क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, मतलब शब्द का एक हिस्सा होते हैं। तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब जो शब्द रचना होती है उसमें जो पहला होता है उपसर्ग, तो उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे लगते हैं। अब इसके जो 3 प्रकार के उपसर्ग हैं हमारे, एक हिंदी के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं और विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। तो कौन कौन से उपसर्ग हैं उनके बारे में हम जाने। सबसे पहले हम देखें कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो जो पहला है उपसर्ग के भेद देखें हम। उपसर्ग के भेद, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं?
वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है विदेशी भाषा के उपसर्ग बोल सकते हैं, या इनको आगत उपसर्ग भी बोल सकते हैं। आगत उपसर्ग समझ में आ गया। और एक होता है कि संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के अव्यय। अब इसके बाद देखें हम, पहला जो हमारा है संस्कृत के उपसर्ग, उनके बारे में हम जानेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग, अब जो पहला उपसर्ग है वो है हमारा अभी। ये है संस्कृत भाषा के उपसर्ग। अभी का अर्थ होता है सामने, पास और। ठीक है। अब इससे कौन कौन शब्द बन सकते हैं, जैसे अभिमान, अभिलाषा, है ना। और भी देखें हम, अभिनेता, इस प्रकार और भी शब्द बन सकते हैं। तो ये जो अभी है पहला शब्द, इससे बनते हैं अभिमान, अभिलाषा, अभिनेता। ठीक है। अब जो दूसरा है वो देखें, दूसरा है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर। अब इससे कौन कौन से बनते हैं, पर्यावरण, सॉरी बच्चे, परिणाम, परिवर्तन। ठीक है। और भी बनने। तीसरा देखें वो कौन सा है, अव। अब अव का अर्थ क्या होता है, बुरा, हीन। ठीक है। अब इससे कौन कौन से बन सकते हैं, अवगुण, अवनति, अवशेष आदि। ठीक है। चौथा है उत। अब जो उत है इसका अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। अब इससे कौन कौन से बन सकते हैं, उत्पत्ति, उत्साह, उत्कर्ष। ठीक है, आदि। अब और देखिए हम, फिर है पांचवा हमारा उद। उद का अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष। ठीक है। इसका अर्थ होता है उद्भव, उद्घाटन। ठीक है। अब इस तरह से बन गए। और छठा है हमारा दुर। दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन, बुरा या कठिन। इससे बनते हैं दुर्घटना, दुर्जन, दुर्गुण। ठीक है। इस तरह से बन गए।
सातवां है हमारा दुस। दुस से बने, दुस का अर्थ भी होता है कठिन या बुरा। अब इससे कौन कौन से बन रहे हैं? दुष्कर्म, दुस्साहसी, दुष्परिणाम आदि। ठीक है। अब और आठवां है हमारा, आठवां है निर। निर का अर्थ क्या होता है? निषेध, रहित। ठीक है। अब इससे कौन कौन से हो सकते हैं? निर्भय, निर्बल, निर्माण आदि। ठीक है। सॉरी, निर्माण इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा निर्दोष, क्योंकि इसका अर्थ हो गया निषेध या रहित, बिना। अब है नवा। नवा जो बना है वो है परा। अब परा का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। अब इससे कौन कौन से बन गए? पराजय, परास्त, पराक्रम आदि। ठीक है। 10वां है हमारा प्र। अब प्र से कौन से बने? सॉरी, प्र का अर्थ क्या हो गया? अधिक या आगे। अब इससे कौन कौन से बने? प्रकार, प्रयत्न, प्रकोप आदि। ठीक है। 11वां जो हमारा है वो है वी। वी का अर्थ होता है विशेष या फिर अलग। अब इससे कौन कौन से बने? विज्ञान, विनय, वियोग। ठीक है। इसके बाद 12वां जो है हमारा वो है स्व। स्व का अर्थ होता है अपना या निजी। अब से बनेगा स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज। ठीक है। इस तरह से स्व से बन गए उपसर्ग। अब इस तरह संस्कृत के उपसर्ग और भी हैं। तो इस तरह देखा हमने कि जो संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग हैं, उनका अर्थ क्या होता है, उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। अब देखते हैं हम कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। ठीक है। जो हिंदी भाषा से लिए गए हैं। अब देखते हैं हम हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। अब जो पहला है हमारा वो है औ या अब। ठीक है। इसका अर्थ होता है हीनता या रहित। अब जो इससे शब्द बन सकते हैं वो बन सकते हैं अवनति, अवतार, अवगुण आदि। ठीक है। दूसरा है अन। अब जो ये अन है इससे होता है, इसका अर्थ होता है अभाव या नहीं।
ठीक है। अन का अर्थ होता है अभाव या नहीं। ऐसे अनजान, अनपढ़, अनादि। ठीक है, ये हो गए। तीसरा है ओ। ओ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। ठीक है, अब इससे कौन कौन से बन गए? उजाड़, नींद, उऋण आदि। चौथा है हमारा ती। इसका अर्थ होता है तीन। तिगुना, तिपाई, तिराहा आदि। ठीक है, पांचवा है चौ। इसका अर्थ होता है चार। चौ का अर्थ होता है चार। वही चौराहा, चौगुना, चौमासा। अब छठा है कु। कु का अर्थ होता है बुरा। अब इससे कौन कौन से बन गए? कुसंगति, कुपथ, कुकर्म आदि। सातवां देखते हैं हम सु। सु का अर्थ होता है सुंदर। अब इसका बन गया सुगंध, सुवास, सुजान आदि। ठीक है, और देखिए कुछ एक दो और देख लेते हैं एक बार हम। पर का अर्थ होता है दूसरा। पर स्त्री, पर पुरुष। ठीक है, पर लोग आदि। नौ देखते हैं अध। अध का होता है आधा। अब इसका बन गया अधखिला, अधपका, अधजला। ठीक है, इस तरह से 10वां देखते हैं भर। भर का अर्थ होता है पूरा। भरमार, भरपूर, भरपेट। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ देखे जो हिंदी के हमारे उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखते हैं जो आगत उपसर्ग, मतलब जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आए हैं ना, अरबी, उर्दू, फारसी, इनको बोलते हैं आगत उपसर्ग या फिर विदेशी उपसर्ग। इनको और देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। अब जो हमारा विदेशी उपसर्ग है वो कौन से हैं? आगत उपसर्ग। ठीक है, तो पहला है हमारा बे, मतलब रहित। इसका अर्थ होता है रहित। तो इसका हो गया बेखबर,
बेइज्जत, बेकाबू। ठीक है, इस तरह से। दूसरा देखते हैं, कम मतलब थोड़ा, कम उम्र, कमजोर, कम वक्त। ठीक है, इस तरह से। तीसरा देखते हैं, ला। ला का होता है अभाव, इसका होता है लापता, लाचार, लाइलाज, लापता, लाचार, ला इलाज। ठीक है, इस तरह से। चौथा देखें, खुश मतलब अच्छा। तो ये होते हैं खुश खबरी, खुश मिजाज, खुश किस्मत। ठीक है, इस तरह से ये बने खुश से खुशखबरी, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश किस्मत। उसके बाद है एन, इसका होता है ठीक। तो एन वक्त, एन मौका, जिस तरह से होता है ना, एन वक्त, एन मौका। तो इस तरह से ये हो गए हमारे आगत उपसर्ग। और भी हैं, तो ये तो सिर्फ हमने एक उदाहरण के तौर पर कुछ का अभ्यास किया है, बाकी और बुक में देखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग है हमारे, वो देखते हैं। संस्कृत के अव्यय, सॉरी, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो संस्कृत के जो अव्यय हैं वो हैं संस्कृत के अव्यय, जो कि उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अधः, अधः इसका अर्थ होता है नीचे। अब इससे कौन कौन से बन रहे हैं, अधोगति, अधोपतन। ठीक है, इस तरह से। सॉरी, अधोगति का अधोगति भी बन सकता है इस तरह से, अधोगति, अधोपतन। दूसरा देखें हम, आवी, इसका अर्थ होता है प्रकट। तो इसका बना आविर्भाव, आविष्कार। ठीक है, तीसरा है हमारा स्व। स्व का अर्थ होता है अपना। ये हो गया स्वदेश, स्वराष्ट्र, स्वप्रेम। ठीक है, चौथा है हमारा पुरस। इसका अर्थ होता है आगे। पुरस्कार, पुरोहित, पुरस्कृत। ठीक है, पांचवा हम देखें, सत। ये हो गया, इसका अर्थ हो गया है सच्चा। अब इसमें हो गया सत्कर्म, सज्जन, सत्कर्म, सज्जन आदि। इस तरह से जो संस्कृत के अव्यय हमने देखे वो ये हैं। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें कि एक से अधिक उपसर्ग होते हैं, मतलब दो उपसर्ग भी हो सकते हैं। तो वो उपसर्ग किस तरह से निकालते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके उदाहरण देखते हैं हम कुछ, कि एक से अधिक उपसर्ग वाले कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम
एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग। ठीक है, तो मतलब एक से अधिक उपसर्ग होते हैं जिन शब्दों में, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो है वो है, जैसे मान लिया हमने प्रत्यालोचना। प्रत्यालोचना, अब इसमें कौन कौन से हैं देखो। प्रति, एक उपसर्ग तो हो गया प्रति, और एक हो गया आ, और मूल शब्द हो गया लोचना। ठीक है, प्रति प्लस आ प्लस लोचना, तो ये दो उपसर्ग हो गए इसमें, प्रति और आ। उसके बाद देखते हैं अप्रत्यक्ष। इसमें हो गया अ प्रति प्लस अक्ष, दो अक्षर हो गए ए प्रति और मूल शब्द हो गया अक्ष। इसके बाद है पर्यावरण। परि प्लस आ प्लस वरण। ठीक है, अब इसमें भी दो उपसर्ग हो गए, परि और आ, और मूल शब्द हो गया वरण। सुसंगठित, सुसंगठित, पहला हो गया सु, दूसरा हो गया सम, और मूल शब्द हो गया गठित। ठीक है, सु प्लस सम प्लस गठित, दो उपसर्ग हो गए इसमें भी। और देखिए उदाहरण कुछ, अविकारी, अविकारी, अ प्लस वी, और मूल शब्द क्या हो गया कारी, तो दो उपसर्ग हो गए। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कि एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। तो और उदाहरण हम देखते हैं एक बार कौन कौन से हैं। जैसे व्याकरण जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, व्याकरण, उसमें कौन कौन से उपसर्ग है वो देखें हम। पहला है वी, दूसरा है आ, और मूल शब्द है करण। वी प्लस आ प्लस करण, तो इसमें दो उपसर्ग कौन कौन से हो गए, वी हो गया और दूसरा कौन सा है आ हो गया। इसके बाद है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। ठीक है, अब इसमें आ गया ए प्लस प्रति प्लस मूल शब्द कौन सा हो गया आशित। ए, इसमें उपसर्ग दो उपसर्ग हुए, ए और प्रति, और मूल शब्द क्या हो गया आशित। अब देखिए हम समाचार। समाचार, इसमें कौन कौन सा हो गया, सम प्लस आ प्लस चार। अब इसमें दो उपसर्ग हो गए, सम और आ, और मूल शब्द क्या हो गया चार। ठीक है, अनियंत्रित, पहला उपसर्ग, दूसरा है नी, और मूल शब्द क्या हो गया यंत्रित। ठीक है, इसमें प्रत्यय भी निकाल सकते हैं, यंत्र प्लस इत। अब इस तरह से आज हमने उपसर्ग पढ़ा। इसमें हमने कौन कौन से उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के होते हैं, आगत उपसर्ग होते हैं मतलब विदेशी भाषाओं के उपसर्ग होते हैं, और कुछ उपसर्ग ऐसे भी होते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें कि एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। तो इन सबका हमने आज अभ्यास किया। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी इसका एक बार अभ्यास करें। धन्यवाद।